यह है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़ई दुनिया का सबसे अमीर कंट्री। ये इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह से भी कहीं ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियाँ, इसीलिए कतर को मिडल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पहले चले जाएं तो कतर एक तपता हुआ सहरा था, जहां पर भूख गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश दुनिया में सबसे गरीब देश था, आज दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बन गया? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, और वीडियो के एंड में आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला हसानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसमें कतर को किसी भी ज़मीनी और समुद्री हमले में डिफेंड करना होगा, जिसके बदले में कतर अगले 55 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा। यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटिश का हिस्सा होगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक ऑयल को निकालने का काम अरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। फिर 1970 में शेल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा ख़जाना दरियाफ्त कर लिया, नॉर्थ फील्ड। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, लेकिन उस ज़माने में गैस इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि गैस को पाइपलाइन की मदद से ही दूसरी जगह भेजा जा सकता था, और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहाँ पर पाइपलाइन पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस डिस्कवर करके भूल गई, और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दब कर रह गई। 1971 में कतर को बरतानिया से आज़ादी मिल गई, और उसके 25 साल गुजर जाने के बाद कतर के हालात अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बदले। फिर आया 1995। हमाद बिन खलीफा ने अपने ही बाप के ख़िलाफ़ बगावत करके इनको हुकूमत से उतार दिया और कतर के अमीर बन गए। नए अमीर का एक ही फोकस था, और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही से बदल सकती है, इसलिए इसने एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विडेशन में इन्वेस्ट किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उसको पेट्रोल की तरह शिप करके दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को 161 टेम्परेचर पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस में कतर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले देशों में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं। इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने की इक्वेशन में ये एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत से कंट्रीज़ के पास होते हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। असल बात आती है रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही से इस्तेमाल में लाना, वरना वेनेजुएला और अंगोलिया का अंजाम हमारे सामने है। ये वो जगह है जहाँ पर कतर सबसे बाजी ले गया। 2005 में कतर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका काम था ऑयल और गैस से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना, जिसकी वजह से आपको आज दुनिया के हर कोने पर कतर इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, चाहे वो लंदन की बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स या ऑफिसेज हों, या अमेरिका की बड़ी बिल्डिंग्स और मल्टी नेशनल बिजनेसेस जैसे कि वोल्क्सवैगन, बार्कलेस, शेल, टिफनी एंड को, या रोसफेंट रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी ये कतर की इन्वेस्टमेंट का छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेक्टर्स में लगा चुका है। यहाँ तक कि फीफा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, कतर में ही होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे आर्ट ऑफ स्टेडियम पूरे अरब में कतर के पास ही मौजूद हैं। इन तमाम का मकसद है ऑयल और गैस के अलावा ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज पैदा करना। ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया खड़ा कर दिया, जिसको हम आज अल जज़ीरा के नाम से जानते हैं। दरअसल काफ़ी अरसे तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था, और नया अमीर खलीफा बिन हमाद ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मुकाम बनाना है तो उसके लिए एक अलग से पहचान बहुत ज़रूरी है।
پوری دنیا میں قطر کی آواز اور نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے۔ 2010 میں عرب اسپرنگ کے وقت بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر لائیو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو سعودی عرب اور باقی کنٹریز کی طرف سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان کی پہلی شرط تھی کہ الجزیرہ کو بند کیا جائے۔ سعودی عرب اور UAE مل کر الجزیرہ کو 2016 سے بند کیے ہوئے ہیں۔ قطر کا بائیکاٹ ایک بہت بڑا فیلئر تھا کیونکہ سعودی عرب کو تمام عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ایون کہ کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور قطر کو اس دنیا میں سب کنٹریز ایک نیوٹرل دیش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں صرف 6 ہی کنٹریز کے علاوہ کسی نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایج ملا ہے۔ دنیا میں الیکٹرک کار کی وجہ سے آئل کی امپورٹنس 2050 تک ختم ہو جائے گی، لیکن گیس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ریسنٹلی رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے رشین نے یورپ کی گیس کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یورپ کے سب کنٹریز اب قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی ایکسپورٹس $100 بلین کراس کر چکی ہیں، اور جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، وہاں پر قطر کو اس چین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ قطر باقی عرب سٹیٹس میں کافی اوپن سٹیٹ ہے، جہاں پر میڈیا کی آزادی، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہیں اور فیوچر پلاننگز بھی ہوتی ہیں۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، لیکن پولیٹیکل ڈیفرنسز، کرپشن اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس وقت غربت، بھوک اور بدنامی کا شکار ہے۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں، یعنی کہ انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کر کے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹریز خوشحال ہوں گے، کہ ان کو 7 سمندر پار جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پر لڑنے والے یہ لوگ باہر کے کنٹریز میں مل جل کر رہتے ہیں، دکھ اور خوشی بانٹتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے دیشوں میں واپس آ جاتے ہیں تو پرانے پولیٹیکل ایجنڈا سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا بھلا سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے اور ہمارے لوگ سمجھیں گے کہ یہ سب پولیٹیشنز کی ڈرٹی پالیٹکس ہیں اور یہ ان کا حصہ نہ بنے۔ اس برین واشنگ سے باہر نکلیں اور دوسروں کو بھی انسان سمجھیں اور اپنے دیشوں کو وہاں پر لے کر جائیں جہاں پر آج ناروے اور قطر ہیں۔